चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हम लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ मुंबई स्टूडियोज में। मेरे साथ हेमंत जी हैं और हमारे साथ साथ चल रहा है बैंक निफ्टी 423 अंक की तेजी। हेमंत जी 30,164 जो आपने PSLV लॉन्च किया था वो आपको ऑर्बिट में ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 50 13,120 63 अंक की तेजी। राजेश सतपुते साहब और सचिन उत्तेकर साहब उतावले हैं आपके साथ ट्रेड्स शेयर करने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए बढ़िया रैली देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाईज लगाने का सिलसिला जारी है और इसको हम लोग कह रहे हैं कि दिवाली जरा इस बार थोड़ी लंबी हो गई है। तो दिवाली की जो पार्टी है वो देखिए प्री दिवाली भी चली है और दिवाली के बाद भी चल रही है और क्या रैली देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। तो शानदार तेजी के साथ कारोबार हो रहा है क्योंकि रिकॉर्ड स्तरों पर देखिए जब भारतीय बाजार होते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा दो लोगों को होता है शैल जी। एक तो हमारे दर्शकों को होता है जो CNBC आवाज देख रहे थे, और दूसरा होता है ब्रोकर्स को। क्या बात आप देखिए ब्रोकिंग शेयर भी देखिए आज मूव होने चाहिए, मेरे ख्याल में तो मूव होने चाहिए क्योंकि ब्रोकिंग एक ऐसा सेक्टर है देखिए जो क्वार्टरली नतीजे बहुत ही शानदार पेश कर रहा था। आप देखिए मोतीलाल ओसवाल जी ने आकर हमारे चैनल पर क्या बोला कि जब लॉकडाउन हो रहा था रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुले हैं। आप कल नीलेश शाह साहब कह रहे थे कि देखिए भारतीय बाजारों में जो लोग हैं वो SIPs को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दरअसल इस रैली का सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को हुआ है और ब्रोकरेज कंपनियों के ऊपर भी मेरे ख्याल में नजर होनी चाहिए। राजेश जी से ही पूछते हैं, अच्छा एक ब्रोकिंग कंपनी जो चार्ट पर उनको सबसे बढ़िया नजर आती है, बहुत सारी हैं, JM फाइनेंशियल्स है, AB मनी है, ICICI सिक्योरिटीज है, एंजल है, इतनी सारी ब्रोकिंग कंपनियां हैं। इस सेक्टर में सबसे बढ़िया कन्विक्शन आइडिया बताइए राजेश सतपुते जी। ये सवाल आपसे पहला। हेमंत, मैं आपने बात की तब मैं यहाँ पे चार्ट ही चेक कर रहा था। मोतीलाल JM, कहीं ना कहीं मुझे लगता है JM फाइनेंशियल का चार्ट ज्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन जो हम ट्रैक करते हैं कोई भी एनालिस्ट वो यहाँ पे बेहतरीन दिखता है। 81.40 के आसपास करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लगता है इंट्राडे के हिसाब से भी अगर आप सोचे तो यहाँ पे 92 से लेके 95 यानी आप ये पकड़ के चले करीबन 10 रुपए का मूव इंट्राडे पे इसमें कम से कम बोल रहा हूँ मैं आना चाहिए। टेक्निकली 100 के आसपास एक साइकोलॉजिकल हर्डल होता है तो प्रोबेबली वो एक बड़ा मूव देने के लिए मुझे लगता है JM फाइनेंशियल रेडी है। द रीजन आई एम टेलिंग यू, जो हम लोग पैटर्न्स देखते हैं ना हेमंत कि कोई ना कोई पैटर्न मिलता है तो पैटर्न के बाद हमको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो इसमें डबल पैटर्न कंफर्मेशन है। एक तो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन एंड सेकंड है सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्राइस फॉर्मेशन, और दो फॉर्मेशंस है तो यहाँ पे तो डेफिनेटली बाय बनता है। तो जिनको पोजिशनल करना है तो इनको डेफिनेटली कहूंगा ये 100 के ऊपर तो एक बार जाएगा ही जाएगा। सो इट्स अ क्लियर कट बाय एट 81.50। स्टॉप लॉस आप क्या रखें? स्टॉप लॉस आप रखें 77 का और प्ले करें, पहला टारगेट रहेगा 92 से 95। चलिए यहाँ पर हेमंत जी एक ब्रेकआउट बिल्कुल ड्यू है। 10, 12, 15 पैसे ये ऊपर की तरफ आपको बढ़ता है ना तो आप देखिए यहाँ पर हाईएस्ट लेवल अक्टूबर के आपको लगते हुए दिखेंगे। लंबी अवधि का चार्ट हमारे डायरेक्टर साहब ने कहने से पहले ही आपको बना के दिखा दिया है। ये फिलहाल आपके सामने 81.80 है। 93.90 का यहाँ पर एक बहुत शानदार अपर सर्किट आपको लगता हुआ दिखेगा। अच्छा हेमंत जी, मैं एक ब्रोकर का नाम नहीं लूंगा लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि थर्सडे के दिन जो उनकी ब्रोकरेज इनकम होती है वो 1 करोड़ रुपए होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए पार्टी जो है वो चल रही है और ब्रोकिंग कंपनियां भी अब इस पार्टी में पार्टिसिपेट करती हुई। और सबसे अच्छी बात यह है कि JM फाइनेंशियल जो आपने बताया राजेश जी ये अभी अपने 52 वीक हाइज पर नहीं है तो यहाँ जगह है भाई। तो मुझे आपका ये बढ़िया लगा कि इस स्टॉक के ऊपर नजर होनी चाहिए। और देखिए बात करते करते अब ये 5% ऊपर हो चुका है, निकल चुका है। 126 रुपए है इसका 52 वीक हाई और देखिए अब ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा IPOs भी खूब आ रहे हैं, ब्रोकिंग से तो कमाई हो ही रही है। ब्रोकरेज स्टॉक ब्रोकरेज कंपनियों की IPOs की बाहर भी लग रही है और IPOs पैसा बनाकर दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं अब अगला IPO कब आएगा। हेमंत जी इतनी जबरदस्त मर्चेंट बैंकिंग इनकम है JM फाइनेंशियल की क्योंकि अगर दो जाने माने प्लेयर हैं इस पूरे सेक्टर में पिछले 40 से 50 साल में उनमें से एक है JM फाइनेंशियल और दूसरा जो है वो लिस्टेड नहीं है। तो आप ये समझिए कि अगर वो इनकम आपको बाजार की तरफ आती हुई दिख रही है तो JM ही एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप शानदार तेजी आते हुए दिख रहे हैं। पूरा सेक्टर हेमंत जी मेरे सामने चहकता हुआ दिख रहा है। JM देख लीजिए, AB मनी थोड़ा ज्यादा हाई बीटा है। JM तो आपने पसंद किया और देखिए ये चल भी रहा है। लेकिन राजेश जी एक रिक्वेस्ट है कि आदित्य बिरला मनी के ऊपर भी नजर डालिए क्योंकि ये वो शेयर है जो कई बार हम लोगों ने देखिए स्टॉक 2020 में भी बताया और इसमें बड़ा मूव आता है जनरली। और देखिए ये भी JM फाइनेंशियल्स की जैसे ही आपने बात करी इस सेक्टर की बात होनी शुरू हुई, इसमें भी एक मूव आना शुरू हुआ। अब
ये 15% तक जनरली 10-15% का मूवमेंट दे देता है। 5% 6% ऊपर इस समय, ये बताइए ये कितना भागेगा? ये कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट, और कंसोलिडेशन कम से कम आप ये कह सकते हैं कि एक 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन में ये कंसोलिडेट हुआ था। लोअर लेवल पे सपोर्ट इसने लिया था 41.50, हायर लेवल पे 43-43.50 पे एक रेजिस्टेंस था। एग्जैक्टली इसी रेंज को इसने ब्रेकआउट है, तो इसका बेयर मिनिमम टारगेट जो होगा हेमंत, वो कम से कम मेरे हिसाब से 50-51 का होगा। तो एट अ लेवल ऑफ 44 इट्स अ क्लियर कट बाय। सिर्फ ₹2 का स्टॉप लॉस रखे, 50-51 का टारगेट फर्स्ट टारगेट होगा। मोटा मोटी मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे तो यहाँ पे 62 से लेके 65 तक का एक पोजिशनल टारगेट लेके काम करे, लेकिन इसे थोड़ा वक्त दे। लेकिन आज का इंट्राडे टारगेट 50-52 होना चाहिए, स्टॉप लॉस रहेगा 42 का। 47 का 50 का, इसका 52 वीक हाई है। हेमंत जी, इसमें भी आप देखिए क्या शानदार आपको तेजी आती हुई दिखेगी। अगर आप आदित्य बिरला ग्रुप से संबंध रखते हैं और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 271 करोड़ रुपए है, तो ये बात बाजार को हजम नहीं होनी चाहिए उस स्पेस में जहां पर आपको पूरी रॉबिनहुड ट्रेडर्स की मंडली आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, फाइनेंसिंग का काम, ब्रोकिंग का काम, और 74% प्रमोटर होल्डिंग है। जी हाँ। तो अब आपने जो तड़का लगाया है स्क्रीन पर वो आपको आता ही दिखेगा। मेरे सामने प्राइस और वॉल्यूम बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। कल यहाँ पर आज यहाँ पर 4,20,000 शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं और दिन के उच्चतम लेवल पर ये वापस आपको बढ़ता हुआ और उससे ऊपर कूदता हुआ आपको दिखेगा। तो फ्लोटिंग स्टॉक कम है, देखिए 74% अगर प्रमोटर होल्डिंग है और तो मतलब 62 करोड़ रुपए के आसपास का फ्री फ्लोट है, तो देखिए इसलिए ये बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, 6% ऊपर ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ करीब करीब नजर आ रहा है। तो सारे के सारे ब्रोकिंग शेयर भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। शानदार रैली देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में। बैंक निफ्टी में तेजी और सेंसेक्स भी देखिए 150 पॉइंट ऊपर। अच्छी बात आज की बाजार की ये लगी है कि 13,100 के ऊपर देखे जाकर हम टिकते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही शानदार बात मानी जाएगी। 13,000 के ऊपर निकले हैं तो देखिए मुड़कर 13,000 की तरफ देखा नहीं है, कल उसके ऊपर जाकर समाप्ति दी और आज एक और हाई भारतीय बाजारों ने लगा दिया है। तो हाईस पर ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए इस समय डांस कर रहे हैं। ब्रोकिंग शेयरों में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, तो स्पेस के ऊपर रखिएगा नजर। लेकिन बताइए आपके 2 फेवरेट स्टॉक्स इस समय 10 के दमदार ट्रेड्स में, सचिन जी। जी हेमंत जी, जो 2 स्टॉक्स हमने चूज किए हैं वो है SBI लाइफ एंड HDFC AMC। इन दोनों का सेटअप थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। जिस तरीके से SBI लाइफ का स्ट्रक्चर है, मुझे अभी भी यहाँ पर तेजी काफी क्लियरली नजर आ रही है। लगभग 880 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। 850 के आसपास हमने थोड़ी देर पहले रेकमेंड किया था। ऑलरेडी स्टॉक 862-64 के आसपास ट्रेंड कर रहा है, बट अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छे लॉन्ग्स बिल्ड हो रहे हैं जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। सेकेंड होगा HDFC AMC। मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद अप मूव के साइंस आ रहे हैं। ओवरऑल अगर हम मंथली चार्ट देखें तो वहाँ पर काफी समय के बाद एक एंगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। डेली चार्ट्स पे अगर देखें तो बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है जो ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। सो जिस तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ आ रही है। सो यहाँ पर 2650 के लक्ष्य के लिए लॉन्ग्स फोलियो के तौर से भी ऐड किए जा सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए लगाना चाहिए स्टॉप लॉस अराउंड 2460 का HDFC AMC में को आती हुई दिख रही है HDFC AMC पर। उत्तेकर साहब, आपने सुबह से एक बहुत शानदार ट्रेड लॉन्ग साइड पर हमें पकड़ के दिखाया है, वो है HDFC लाइफ। तो आपकी सहमति के साथ HDFC लाइफ को मैं बनाता हूं निफ्टी का नवाब। बेहतरीन प्राइस एक्शन और अब यहां पर अब आप देख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड हाई टेरिटरी में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, ब्लू स्काई जोन में। तो यहां पर अब आप मोमेंटम और प्राइस दोनों चेज होते हुए दिखेंगे। ऑलरेडी 22 लाख शेयर फिलहाल आपको HDFC लाइफ के ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स के साथ साथ आप जितने भी हमारे साथ ब्रोकिंग स्टॉक्स थे वो भी दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। मैं ये सब स्क्रीन पर मार्क कर देता हूं। डायरेक्टर साहब, ICICI सिक्योरिटीज का प्राइस दिखाइए। यहां पर आपको 448 447 का प्राइस आता हुआ दिखेगा, जिस पर सतपुते साहब राय देंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज आपको दिन के उच्चतम लेवल पर दिख रहा है 625 के आसपास। हर जगह आपको ब्लॉक डील्स या छोटी छोटी डील्स होती हुई दिख रही हैं वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के साथ। आपकी राय सतपुते साहब ICICI सिक्योरिटीज पर पोजिशनली, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर नहीं है। शैल जी, देखिए आपने 2 काउंटर्स का जिक्र किया, ICICI सिक्योरिटीज एंड मोतीलाल ओसवाल, दोनों बढ़िया है। ICICI सिक्योरिटीज की इन पर्टिकुलर बात करें तो इसका इंट्राडे का जो टारगेट है यानी
फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होता है वो करीबन 472 पे है, 447 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो एक छोटा ट्रेड मैं लूंगा 440 के स्टॉप लॉस के साथ, 472 का टारगेट। 472 अगर निकलेगा फिर इसमें रॉकेट बनेगा और जो इसको 500 के आसपास, प्रोबेबली 500 के पार भी लेके जाएगा। सो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डेफिनेटली एक बेस्ट पिक रहेगा। उसके साथ शैलजा, आपने जो मोतीलाल ओसवाल की बात की, अगर आप मोतीलाल का चार्ट देखें तो इट्स अ क्लियर कट एक फ्लैग फॉर्मेशन है। एट द सेम टाइम यहाँ पे जो 200 डीएमए का जो सपोर्ट है वो 610 पे है। तो आप ये कह सकते हैं कि 610 को रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिवर्सल है, जिसका टारगेट कम से कम पोजिशनली 660 से 680 का बनेगा। तो जिनको पोजिशनली कुछ करना है वो मोतीलाल ओसवाल ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 610, 624 करंट प्राइस है। बात है। तो इस स्पेस के ऊपर नजर होनी चाहिए। ब्रोकिंग स्पेस बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। सारे दिन के हाइस पर इस समय शेयर कारोबार कर रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल्स राजेश जी ने सबसे पहले पकड़ा था और देखिए उसके बाद बात हुई एबी मनी की। 5% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। अब आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात हो रही है, 2% ऊपर ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। राजेश जी, आपके पिक्स तो बताइए 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से हैं? दो काउंटर्स यहाँ पे है। एक है पीवीआर, सेकंड है भारत फोर्ज। मैं पहला भारत फोर्ज की बात करूंगा, पीवीआर पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। भारत फोर्ज का चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है और अहमद इस सीरीज में एक कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद का जो कंसोलिडेशन है, जो हम लोग 5 लेग फॉर्मेशन है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल या ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात करते हैं, एग्जैक्ट पैटर्न भारत फोर्ज में मुझे दिखता है। और सबसे बड़ी बात है, सुबह से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, इट इज कंसोलिडेटिंग डिसेंटली अपने अर्ली चार्ट पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली आना चाहिए। सामने एक्सपायरी है 505 पे, मैं इसको बाय करूंगा। मुझे लगता है 495 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। 535 की ट्रेजेक्टरी भारत फोर्ज में मुझे लगता है आज ही आना चाहिए। सो भारत फोर्ज लुक्स गुड टू मी। सेकंड बाय कॉल रहेगा पीवीआर। देखिए पीवीआर में यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट है और मुझे याद है हेमंत, हमने तो इसे 1120 पे पहले बार पकड़ा था। ये 1300 पे अटकता था, ये 1300 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये एक, आप ये कह सकते हैं कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसका बेस अभी 1300 बनेगा। तो ये जो सुबह हम बात कर रहे थे 1400, 1410, 1420, मुझे लगता है ये टारगेट आजकल में ही आना चाहिए। तो पीवीआर लुक्स गुड टू मी। पीवीआर का मेरा स्टॉप लॉस होगा करीबन 1310 का। एट प्रेजेंट इट इज 1325। तो 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के काम करे। 1400 का इसका टारगेट है। 1380 से 1400 भी इंट्राडे हो सकता है। तो यहाँ पे आज बड़ी रैली मुझे लगता है पीवीआर और सेकंड भारत फोर्ज में आनी चाहिए। एक बात है, पीवीआर पर बड़ी रैली देखने को मिलेगी, भारत फोर्ज में बड़ी रैली देखने को मिलेगी। एफएनओ के टॉप गेनर्स अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको नजर आएंगे ये सारे के सारे स्टॉक्स। टॉप 10 गेनर्स में पीवीआर है, लेकिन टॉप गेनर है इंडिया बुल्स हाउसिंग। मुझे याद है रचना जी कल हमारे साथ जुड़ी थी और रचना जी ने कल साफ कहा था पैसा बनेगा लेकर जाइए। बोल्ड कॉल था और देखिए पैसा बना है। क्या शानदार तेजी दिखाता हुआ ये शेयर 7.5% ऊपर टिका हुआ है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। लेकिन चलिए इस तरह के आइडियाज तो आपको और मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा छोटी अवधि तो आपने देखिए खूब देखते हैं, थोड़ी लंबी अवधि की बात करते हैं। यहाँ से बाजार कहाँ जाने वाले हैं, ऑल टाइम हाइस को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, कौन से सेक्टर्स आगे चलकर हीरोज रहेंगे। क्योंकि देखिए होता यह है कि ऑल टाइम हाइस पर आकर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है और आप थोड़े से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर आपको आगे की बात पता होगी तो फिर शायद आप डिप्स में खरीदारी करने की सोचेंगे। और ऐसे ही एक शख्स हैं जो लगातार सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़े रहे, पिछले कई दिनों से आपको गाइड करते रहे और कहते रहे ऑल टाइम हाइज आपको देखने को मिलेंगे। उनमें से एक हैं आशीष सोमाया साहब, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ हैं। स्वागत है सर, आपको भी ऑल टाइम हाइस की खूब खूब बधाइयां। बताइए क्या लग रहा है आपका ये जो चश्मा है ये दूर तक देख लेता है, आगे क्या है, गिरावट, करेक्शन या ये तेजी जारी रहने वाली है? हेमंत जी, एक्चुअली जो मैं समझता हूँ म्यूचुअल फंड्स के नंबर्स वगैरह ट्रैक करता हूँ, तो मुझे जैसा आपने बताया इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहले यही बात है कि लोग जो लोकल म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स हैं वो तो धीमे धीमे पैसा खींच रहे हैं वापस, और ये थोड़ी एक डिसअपॉइंटिंग बात है क्योंकि मार्च अप्रैल की गिरावट में शायद काफ़ी लोग घबरा गए होंगे और अब जैसे न्यू हाइज दिख रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करने के बजाय और पेशेंस रखने के बजाय लोग धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि पैसा खींच रहे हैं। और एफआईएस का तो आप देखिए नवंबर ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड मंथ बन गया है। तो पहली बात यह है कि ये जो भी इम्प्रूवमेंट है 5-6 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनियों के नतीजे जो है वो स्ट्रीट एस्टिमेट से भी आगे निकल के आए हैं। अब लोगों को ऐसा लग रहा है शायद सस्टेन होगा, नहीं होगा। हमारा मानना है कि सस्टेन होगा और पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो दिखाई पड़ रहा है लोग शायद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड्स में से तो कम से कम मैंने देखा है कि पैसा खींच रहे हैं वापस एक्चुअली। ऐसा है
सर मेरे ख्याल से तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सुमाया साहब, क्योंकि आप देखिए 13,500 पर वही लोग आपको वापस आते हुए दिखेंगे। निफ्टी और एनएससी की बिल्डिंग पर हेमंत जी एक लाल झंडा जब लहराया जाता है ना रिकॉर्ड हाई का, तो आप देखिए वापस लोग आते हुए दिखते हैं। बीएससी की शानदार 27 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर आप सेंसेक्स जब 50,000 देखेंगे ना, तो यही लोग जो पैसा निकाल रहे हैं वो आपको वापस आते हुए दिखेंगे। लेकिन सही बात है। सुमय साहब ये बताइए, आप और आपकी मित्र मंडली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो अब तक 56,000 करोड़ सिर्फ नवंबर में आते हुए दिख रहे हैं, आपने कोई बैंक वैंक खरीदा है जहां पर आप ये पैसा स्टोर करेंगे, या बताइए बैंक के शेयरों में ही पैसा लगाते जा रहे हैं? नहीं, पहली बात यह है कि मैं एक्चुअली ये जो मार्च का एक्सपीरियंस और अभी जो पैसा खींच रही है, ये सब बातें बिल्कुल आपने जो बोला उसी की वजह से मैं बता रहा था कि हमेशा यही एक फिर रिग्रेट रहता है कि जब मार्केट में शुरुआत होती है तब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जब ऑल टाइम हाई आता है तब लोगों को लगता है कि हम रह गए। तो इसीलिए मैं अच्छा हुआ आपने क्लैरिफाई किया, इसीलिए मैं उस बात का जिक्र कर रहा था। और रही बात जो एफपीआईज की है, वो तो सस्टेन हो ही रहा है और शायद होगा भी आगे जाकर के, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एफपीआईज के बारे में। 2008 में हम सब जानते हैं बहुत बड़ा क्रैश आया। हमारे दर्शकों को ये शायद नहीं पता होगा कि 2009 और 2010 के ये जो 2 साल हैं, ये $48 बिलियन टोटल इनफ्लो इन 2 सालों का था। अभी हम लोग 5-6 बिलियन एक महीने में जो आया है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2009 और 2010 के जो 2 कैलेंडर ईयर्स थे, इसका एवरेज 4 बिलियन पर मंथ था। और आज हम लोग एक महीने के 5-6 बिलियन में सब सोच रहे हैं कि अच्छा क्या हो जाएगा। तो इससे बहुत बड़े बड़े नंबर हमने देखे हैं 2009 और 2010 में, 2008 के क्रैश के बाद। और दूसरी बात जो आपने बोली, बैंकों के जो शेयर हैं या बीएफएसआई है, जैसे पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, अभी भी मैं सुन रहा था आप ब्रोकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे। तो यही एक खास सेक्टर है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया जैसे बीएफएसआई की बात होती है तो बैंकों तक बात आके रुक जाती है। एक्चुअली बीएफएसआई का सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ब्रोकिंग, उसकी एंसिलरी कंपनियां, जैसे लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे, डिपॉजिटरीज हैं, रजिस्ट्रार्स हैं। तो डेफिनेटली ये सेक्टर एक इंटरेस्ट का सेक्टर है। बहुत बढ़िया बताया। और मुझे याद है पिछली बार आपने साफ तौर पर कहा था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में खूब पैसा बनेगा, और देखिए हाइस पर हाइस भागते हुए ये शेयर आपको लगाते हुए नजर भी आ रहे हैं। अच्छा, बैंक्स के अलावा, बीएफएसआई के अलावा और कौन सा स्पेस आपको अच्छा लगता है, और ये कच्चे तेल की तेजी को आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या आप थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं इतना भाग गया कच्चा तेल और यहां से अगर वैक्सीन आएगी तो फिर ये और ऊपर जाएगा। आप जैसे फंड मैनेजर्स कैसे देख रहे हैं इस कच्चे तेल की तेजी को? देखिए, तेल के क्लियरली 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसकी फंडामेंटल डिमांड है, और एक तेल जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है। जैसे मैंने देखा कि अक्टूबर 2018 में जब तेल का दाम $89 हुआ तो लोग बहुत घबरा गए थे, लेकिन उसके बाद जब $29 हुआ तब भी लोग बहुत क्या होता है, तेल का दाम जो है इसको केवल इसकी डिमांड के साथ मत जोड़िएगा। तेल का दाम जो है ये इसको लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर समझते हैं। जब तेल का दाम $20 हो गया तो लोगों को लगा दुनिया खत्म हो जाएगी, तेल की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जब $90 या $100, $110, $120 होता है तो लोगों को लगता है कि पूरा तेल जो है दुनिया भर का बॉयल होगा और हमको जला देगा। सो एक्चुअली तेल को देख करके लोग डरते हैं, बट इन रियलिटी अभी जो तेल का दाम बढ़ रहा है वो केवल हमको इतना ही बताता है कि भाई इकोनॉमी जो है वर्ल्ड ओवर, इसमें शायद डिमांड वापस आती नजर आएगी। तो शॉर्ट पॉइंट ये है कि तेल का दाम देख करके फिलहाल तो कोई कंसर्न नहीं है। तो वैसे भी हेमंत जी, जब तक 50-55 के आसपास रहता है ना, तो भारतीय बाजारों को और नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्ट्री को इतनी चिंता नहीं होती। मैं ये मान के चल रहा हूँ जब 30, 32, 33 दिया होगा तब तक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे भारत देश ने ज़रूर ले लिए होंगे। और अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी पिछले 4 या 5 साल से भारत अपने अलग अलग एरियाज़ में बनाता हुआ आपको दिख रहा है। विशाखापट्टनम में एक स्टोरेज कैपेसिटी है, श्रीलंका में आईओसी ने काफ़ी स्टोरेज कैपेसिटी बना रखी है और हायर पे ले रखी है। तो तेल चढ़ रहा है। ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ये बात समझ में आ रही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये
ऐसा इंडिकेटर है, अब ये हमारे फेवर में नहीं रहा। तो ये क्लैरिफिकेशन आपका सुमाया साहब बहुत एप्ट था, और हम सुबह से ही देखिए यही कह रहे हैं, ये कच्चे तेल के बढ़ने से आपको वो सोचना चाहिए जिन जिन सेक्टर्स में दरअसल तेजी देखने को मिल सकती है कच्चे तेल के चलते। आज हम देख रहे हैं ऑफशोर शेयरों में क्या रैली देखने को मिल रही है, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। तो बहुत सही आपने बताया, और ये बात देखिए अब एक से ज्यादा लोग जब बात करेंगे तो लोगों को और आराम से समझ में आती है। तो शानदार एनालिसिस आपका। तो इकोनॉमी देखिए वापस से पटरी पर आ रही है, और अब वैक्सीन के लिए चर्चा ये चल रही है कि कोई कह रहा है $10 में लगवाएंगे, कोई कह रहा है $1000 से नीचे भी आ सकता है। ये बताइए वैक्सीन के बाद का ट्रेड क्या है? मैं पिछले कुछ दिनों से जो एक्सपर्ट्स आ रहे हैं बड़े बड़े, उनसे यही समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पहले हम लोग कह रहे थे वैक्सीन से पहले का ट्रेड हो सकता है केमिकल स्टॉक्स पैसा बना कर देंगे, वैक्सीन के आसपास आने का ट्रेड बैंक स्टॉक्स हो सकते हैं, वैक्सीन के बाद का ट्रेड बताइए सर। देखिए, अगर वैक्सीन की जब सिर्फ फिलहाल अगर आप देखिए तो एक कंसर्न की बात यह है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन की बात डेफिनेटली हो रही है बैकग्राउंड में, लेकिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल एकदम कश्मकश का माहौल धीमे धीमे दिख रहा है एक तरीके से अगर आप देखें तो। लेकिन क्या है कि जब तक वैक्सीन की बात हो रही है कि क्लैरिटी है कि भाई इस समय तक वैक्सीन आ जाएगी और इसका अफोर्डेबल एक प्राइस रहेगा, तो उसके बाद तो डेफिनेटली ट्रैवल, एयरलाइंस, होटल्स, ये जो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होंगी। बिकॉज मैं फ्रैंकली ये नहीं मानता हूँ कि कोई ऑफिस नहीं जाएगा, सब घर से ही काम करेंगे, कमर्शियल रियल एस्टेट नहीं चलेगा। मैं इन चीज़ों को फ्रैंकली ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि कमर्शियल रियल हमारे यहाँ पे जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी है, जितने बिजनेसेस नए बनने हैं, जितने लोगों को वर्क फोर्स में जुड़ना है, उसका हम अभी 5-10% भी नहीं पहुँचे हैं। तो हम अमेरिका या लंदन तो है नहीं कि भाई कमर्शियल रियल एस्टेट चलेगा ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जा करके जो रियल एस्टेट है, इसको लोग बहुत ही अंडर प्ले कर रहे हैं, बहुत ही अंडरमाइन कर रहे हैं और अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इस तरीके से मैं बोलूँगा एक्चुअली। सो रियल एस्टेट में इम्प्रोवाइजेशन होगा, और पिछले काफ़ी सालों से इसकी डिमांड जो है बहुत ही सप्रेस्ड है। दूसरी तरफ से आप देखिए इंटरेस्ट रेट अभी तो फिलहाल तो हिस्टोरिक लो पे है, लिक्विडिटी है, बैंकों को लेंड भी करना है, हिस्टोरिक लो इंटरेस्ट रेट्स भी हैं। तो ये रियल एस्टेट के लिए अच्छा माहौल बनता है। इसके अलावा जैसे आप देखिए होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, यहाँ पे ये होता है कि जब बुरा माहौल होता है तो वीक प्लेयर्स छट जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं उसकी जो मार्केट शेयर समझो 40%, 50%, 55%, 60%, धीमे धीमे आपको दिखता है कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, और ख़राब माहौल जो है वो वीक प्लेयर्स बर्दाश्त कर नहीं पाते हैं। तो जैसे ही वैक्सीन के बारे में क्लैरिटी आती है, तो ये जो सेक्टर्स जिसको लोग बिल्कुल डिस्काउंट कर दिए, अंडर एस्टिमेट कर दिए, उसमें इंटरेस्ट बन सकता है। तो ये बताइए सुमाया साहब, जो भी आप एक्सेस कैपिटल रेस कर रहे हैं अमेरिका में भारतीय बाजारों में निवेश करने के लिए, अब वो इस लेवल बैंक निफ्टी 30,000 और निफ्टी 13,000 पर आप कहां डिप्लॉय कर रहे हैं? देखिए, हम लोग वाकई में टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और जैसे ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, इनका अपना एक एलोकेशन होता है, और जो समझ में आता है उसमें ये समझ में आता है कि भाई इंडिया की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उतना केवल समझ में आता है। अब जब इन लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो फिर डेफिनेटली हम उसको टाइमिंग नहीं करेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया, एटलीस्ट मेरा तो ये मानना है कि ये जो एक इमर्जिंग मार्केट्स के तरफ का रुख है, और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर नॉन चाइना का जो रुख है, ये सस्टेनेबल है, तो हम टाइम तो नहीं करेंगे। दूसरी बात, आपने जैसे बताई, सेक्टर्स जो हैं, BFSI हमेशा एक लार्जर होल्डिंग, मतलब 30-35%, मतलब ऐसा कोई टॉप डाउन इंटेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर है और अच्छे खासे आइडियाज इसी में मिलते हैं, तो बॉटम अप बेसिस पे भी इस सेक्टर में एलोकेशन बनी जाता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, BFSI अब बैंकिंग तक तो रहा नहीं है, इसमें काफ़ी सारे सब सेक्टर्स हैं, पहली बात ये। दूसरा, अगर आप देखिए तो ये जो इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये जो पूरा का पूरा जो सेगमेंट है, इसमें डेफिनेटली एलोकेशन रहता है। फार्मा में अभी भी एलोकेशन रहता है। तो दो चीज़ें हैं, इसमें टाइमिंग करना, कैश रखना, बिल्कुल ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। लगातार हम इन्वेस्ट करते हैं, कंटिन्यूसली जैसे पैसा आता है वैसे इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात, टॉप डाउन इंटेंशन नहीं है, लेकिन बॉटम अप बेसिस पे भी आइडियाज़ काफ़ी BFSI और ये जो 3-4 सेक्टर्स मैंने बताया इसमें आते हैं, तो एलोकेशन वहीं पे बनता है। अच्छा, जाते जाते एक पार्टी ड्यू है सर आपकी, वो आपको याद है ना? आपके नए
हम याद कराते रहेंगे सर आपको। ये हमारे लिए जो आपने बताया ये ट्रैवल और रियल एस्टेट, एयरलाइन, होटल, तो उससे मुझे याद आ गया सर, ये जो आपका नया असाइनमेंट वाली पार्टी सर ड्यू है, तो जैसे ही ये वैक्सीन लगेगी फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद आज समय निकालने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए, बढ़िया आइडियाज देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। और नए जो ऑल टाइम हाइज किए हैं उसको एक बार फिर से आपको लख लख बधाइयां। चलिए मार्केट पर आते हैं। मिड कैप्स थोड़े से देखिए ढीले होते हुए नजर आ रहे हैं। ये बात मैंने आपको घंटे भर पहले भी बताई थी। आज मिड कैप्स में वो गर्मी नहीं नजर आ रही है जो कि पहले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी। और क्योंकि ये इस बात को भी समझिए, क्योंकि देखिए होगा ये, जिन्होंने पहले ट्रेन में चढ़े हैं वो देखिए थोड़ा सा उतरने की कोशिश भी करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, और करना भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मुनाफा वही जो कहते हैं घर में जाए, और ऐसा आपको देखने को मिलेगा आज के सत्र में। तो एक बढ़िया रैली देखने के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आज आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए बड़े दिनों के बाद आज मैं शुरुआत में कुछ शॉर्ट ट्रेड्स भी ढूंढ रहा था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग की बात भी कर रहा था। देखिए कहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आईटी में हो रही है। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा खींचने का काम कर रहा है इस समय, और सबसे बढ़िया प्रदर्शन किसने दिखाया था अगर आप सोचे पूरे पेंडेमिक में, तो आईटी ने ही दिखाया था। तो मुनाफा लोग घर लेकर जा रहे हैं, आप देर मत करिएगा। अगर आईटी सेक्टर है आपके पास और आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तो आपको जरूर कर लेना चाहिए, सही समय है। तो प्रॉफिट बुकिंग आईटी में देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा, और इसी की देखिए हमने शुरुआत दिखाई थी आज जब स्क्रीन पर मैं गया था 9:15 के आसपास, तो आपको कहा था कि देखिए ये आईटी ही आज सबसे ज्यादा खींचने का काम करेगा, और वही इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। रुपया भी देखिए मजबूत हो रहा है, और रुपए की बात कोई जनरली ज्यादा लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन रुपए ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। तो इस स्पेस के ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। देखिए 74 के आसपास का रुपया बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। चलिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सचिन जी, इस बीच कोई अगर आपको ट्रेड नजर आया हो तो बताइए प्लीज, आखिरी ट्रेड कहां पर दिलवाएंगे हमारे दर्शकों को? हेमंत जी, इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है तो जो काउंटर रेडार पे आ रहा है वो है जुबिलेंट फूड्स, जहां पर मुझे लग रहा है कल का स्विंग बनने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर अग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 2500 के आसपास जो इसने एक लेवल ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी और एक्सटेंशन हो सकती है इस मंदी की। अराउंड 2450 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए, तो इंट्राडे के लिहाज से यही टारगेट रखना है आपको। एंड पोजीशन आपको शॉर्ट पे होल्ड करनी है 2510 इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस के साथ। या देखिए जुबिलेंट फूडवर्क्स लॉन्ग साइड पर पहले पैसा बना कर दिया, अब इसको घर लेकर जाइए। बहुत बड़ी रैली देखी जा चुकी है जुबिलेंट फूडवर्क्स में, और अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना भी देखिए सही स्ट्रैटेजी होगा। तो 13,100 13,200 के रेंज बेस्ट रेंज है देखिए मुनाफा वसूल करने के लिए, और ये इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में, और ये गहरे लाल निशान में भी जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आज ऐसा समझ में आ रहा है। अब 1:1 का है एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय। अगर आप देखें तो थोड़ी देर बाद अगले कार्यक्रम में जब आप प्रवेश करेंगे तो हो सकता है कि ये जो लाल लकीर है डॉक्टर साहब दिखा देंगे, ये दरअसल ऊपर निकल जाए, हरी लकीर नीचे आ जाए। तो होता है मार्केट में ऑल टाइम हाइज के आसपास, वही इस समय आपको होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, धन्यवाद राजेश जी, बढ़िया आइडियाज बताने के लिए। अगले कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको बताएंगे कि आपके कोई भी सवाल हो जहन में, उनके जवाब क्या हैं। चलिए और मुझे दीजिए विदा। प्रदीप, ओवर टू यू। शुक्रिया हेमंत आपका। तो आपके सारे सवाल हमें तुरंत ट्वीट कीजिए #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे आपको हमें ट्वीट करना है। हम आपको बताएंगे आपकी किस पोजीशन पे क्या एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो तेजी की हो, मंदी की हो, कैश की हो या FNO की हो। आपके सवाल भेजिए, तब तक एक छोटा सा ब्रेक।